हेलो हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम। सो गाइस, यूजीसी नेट जीआरएफ पेपर 1 की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। और गाइस देखिए, अभी हमारा चल रहा है रिसर्च एप्टीट्यूड, यानी कि शोध अभिवृत्ति या शोध अभिक्षमता हमारा अभी चल रहा है। इससे पहले हमने 3 क्लास कंप्लीट कर लिया है। जिन लोगों ने इससे पहले की क्लास नहीं देखी तो देखिए डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है, आप वहां से सारी क्लास को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से सारी क्लास को देख सकते हैं। आज हमारी 4th क्लास है, चौथी क्लास है। गाइस देखिए, आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना है। देखिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर लिया जाता है और क्लास की पीडीएफ आपको कहां मिलेगी, टेलीग्राम पर मिलेगी। देखिए गाइस, यदि आपको कुछ भी पूछना है, कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सारे लिंक आपको कहां मिलेंगे, व्हाट्सएप नंबर को सेव कीजिए और प्रोफाइल में जाइए, आपको सारे लिंक वहां पर मिल जाएंगे। सो गाइस, क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले की क्लास में आपने क्या पढ़ लिया था, प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद को पढ़ लिया था। शोध की पद्धतियां भी हमने पढ़ लिया था, जो 4 पद्धतियां होती हैं शोध की, वो हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे शोध के चरण। गाइस देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये शोध के चरण। यहां से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, किस सेट में किस सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछा जाए कुछ मालूम नहीं है, लेकिन हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से। इसको आपको अच्छे से समझना है, शोध के चरण को। तो देखिए, सबसे पहले होता है शोध समस्या की पहचान करना। देखिए, आप जब शोध कर रहे हैं तो शोध करते समय जिन जिन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है, उन समस्याओं का पहचान करना। और देखिएगा, सबसे बड़ी समस्या तो ये होती है, जिस टॉपिक में आप शोध कर रहे हैं, क्या उस विषय उस टॉपिक पर शोध अपने इंटरेस्ट के अनुसार कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि जो टॉपिक आपने चुना है शोध करने के लिए, क्या आपका उसमें इंटरेस्ट है, क्या उसमें आपकी रुचि है। यदि रुचि है तो शोध बहुत अच्छे से होगा, यदि नहीं है तो शोध अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले इंटरेस्ट देखा जाता है कि आपका उस टॉपिक पर इंटरेस्ट है कि नहीं, उस एरिया में आपका इंटरेस्ट है कि नहीं, जिस एरिया में आप रिसर्च करेंगे, जिस क्षेत्र में आप शोध करेंगे, उस क्षेत्र में आपका रुचि है या कि नहीं। तो यह सबसे बड़ी समस्या है। बाकी और भी बहुत सारी समस्या आती है शोध करते समय। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि शोध समस्या की पहचान करना। शोध समस्या की पहचान करना, टॉपिक लेना, किस तरह का टॉपिक आप ले रहे हैं, अपना इंटरेस्ट के अनुसार अपना टॉपिक ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। दूसरा, जो एरिया आप चुन रहे हैं, जो क्षेत्र को आप ले रहे हैं, वो क्षेत्र वो एरिया आपका इंटरेस्ट के अनुसार है कि नहीं, या आपके विषय से संबंधित, आपके टॉपिक से संबंधित उस एरिया में जो सुविधाएं हैं जो है कि नहीं है, या जो भी कमियां हैं वो है कि नहीं है। ये सारा कुछ देखना पड़ता है। ये शोध की सबसे बड़ी समस्या होती है। दूसरा होता है कि संबंधित साहित्य का व्यापक सर्वेक्षण करना। गाइस देखिए, शोध करने से पहले, शोध समस्या से पहले और शोध समस्या का समाधान करने के बाद सर्वेक्षण किया जाता है। आपको ये बात याद रखनी है, शोध करने से पहले और शोध करने के बाद भी सर्वेक्षण किया जाता है। और देखिए, संबंधित साहित्य का मतलब यह है कि जो भी आप शोध करते हैं उसकी समीक्षा करना, उसकी व्याख्या करना। ठीक है, संबंधित साहित्य का मतलब है उसकी व्याख्या करना, अच्छे से डिटेल में जाकर उसकी व्यापक समीक्षा करना ही संबंधित साहित्य और व्यापक सर्वेक्षण करना होता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है गहराई में जाकर, किसी भी टॉपिक की गहराई में जाकर उसकी समीक्षा करना और उसका सर्वेक्षण करना। तो देखिए, सर्वेक्षण कब होता है, शोध करने से पहले भी होता है और शोध करने के बाद भी सर्वेक्षण किया जाता है। अब है देखिए परिकल्पना करना। शोध का उद्देश्य शोध प्रश्न का निर्माण करना। कहने का मतलब यह है कि देखिए, जब भी हम शोध करते हैं, एक शोधकर्ता जब शोध करता है तो शोध करते समय जो सोचता है, किसी समस्या का समाधान निकालने के लिए जो वो सोचता है, उसी को परिकल्पना कहा जाता है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए और समझिएगा। अधिकतर बच्चे सोचते हैं कि परिकल्पना क्या होती है, हाइपोथेसिस क्या होता है। कि जब भी आप जब शोध करेंगे और शोध करते समय जो समस्या उत्पन्न होती है, उस समस्या का समाधान और निदान करने के लिए जो आप सोचते हैं, उसी को परिकल्पना कहा जाता है।
और देखिए जब आप सोचते हैं तो उसका एक उद्देश्य होता है कि मुझे इस समस्या का समाधान निकालना है, इस समस्या का समाधान करना है। शोध का क्या होता है, अपना एक उद्देश्य होता है। परिकल्पना का भी अपना एक उद्देश्य होता है। ठीक है, परिकल्पना शोध का अपना एक उद्देश्य होता है। शोध प्रश्न का निर्माण करना, कहने का मतलब यह है कि जो आप परिकल्पना करते हैं, जो आप सोचते हैं उसका प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। किसी समस्या पर आप जो आप सोचते हैं उसका प्रयोग करते हैं, यानी कि परिकल्पना का प्रयोग करते हैं। उससे क्या होता है, प्रश्न का निर्माण होता है। क्या होता है, प्रश्न का निर्माण होता है। यदि जो परिकल्पना आपने जिस परिकल्पना का आपने प्रयोग किया है, यदि उसकी पुष्टि हो गई है, यदि उसकी पुष्टि हो गई है, वह सब कुछ सही हो गया है, तो देखिए शोध प्रश्न का निर्माण नहीं होगा। यदि पुष्टि नहीं हुई तो वहां पर शोध प्रश्न का निर्माण हो जाएगा। वहां पे शोध प्रश्न उठने स्टार्ट हो जाएंगे। इस बात को आपको अच्छे से समझना है। शोध प्रश्न का निर्माण कैसे होता है, जब आप परिकल्पना का प्रयोग करते हैं और देखिए प्रयोग करते हैं, और यदि वह परिकल्पना की पुष्टि हो गई है, उस परिकल्पना का प्रयोग करके उस जिस समस्या पर आप परिकल्पना का प्रयोग कर रहे हैं उसकी पुष्टि हो गई है, वह सब कुछ सही हो गया है। जो सोचकर आप प्रयोग कर रहे थे वो सब कुछ सही हो गया है। इससे क्या होगा, शोध प्रश्न का निर्माण नहीं होगा। यदि वहां पर समस्या का समाधान नहीं हुआ परिकल्पना के प्रयोग करने पर, तो देखिए वहां पर शोध प्रश्न का निर्माण होगा। ठीक है, शोध की रूपरेखा और शोध प्रारूप तैयार करना। देखिए रूपरेखा का मतलब है जब कभी भी आप शोध करेंगे तो देखिए उससे पहले एक सिनॉप्सिस लिखी जाती है। आपको ध्यान होगा जब कभी भी आप पीएचडी करते हैं तो वहां पर आपको सिनॉप्सिस आपसे लिखवाई जाती है। एक फॉर्मूला होता है, जिस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, शोध करते हैं। तो शोध की रूपरेखा, एक सिनॉप्सिस को ही शोध की रूपरेखा कहा जाता है। शोध का प्रारूप तैयार कब होता है, लास्ट में शोध का प्रारूप तैयार होता है। लेकिन शोध का प्रारूप कब तैयार होता है, शोध की रूपरेखा के अकॉर्डिंग ही हम शोध का प्रारूप तैयार करते हैं। ठीक है, शोध का जिससे क्या होता है, शोधकर्ता का पथ प्रदर्शन होता है, शोधकर्ता का मार्गदर्शन होता है। जब इससे क्या होता, देखिए शोध की रूपरेखा के अकॉर्डिंग जब हम शोध प्रारूप तैयार करते हैं तो देखिए उससे क्या होता है, शोधकर्ता का पथ प्रदर्शन होता है, पथ प्रदर्शक होता है, यानी कि मार्गदर्शन होता है। और जिससे क्या होता है, शोध का प्रारूप अच्छे से तैयार होता है। क्या होता है, शोध का प्रारूप अच्छे से तैयार होता है। तो इसीलिए शोध की रूपरेखा तैयार की जाती है, सिनॉप्सिस लिखी जाती है, सिनॉप्सिस के अकॉर्डिंग अपना रिसर्च कंप्लीट किया जाता है, शोध प्रारूप तैयार किया जाता है। अब देखिए आंकड़ों का संकलन करना। देखिए आप आंकड़े कलेक्ट करते हैं, आपने देखा होगा प्राथमिक आंकड़े, द्वितीय आंकड़े कलेक्ट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, देखिए शोध की रूपरेखा के बाद, शोध प्रारूप तैयार करने के बाद आप क्या करते हैं, आंकड़ों को कलेक्ट करते हैं। प्राथमिक आंकड़े, सबसे पहले आप द्वितीय आंकड़े कलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, प्राथमिक आंकड़ों को संकलित करेंगे। ठीक है, सबसे पहले द्वितीय आंकड़ों को संकलित करेंगे, उसके बाद प्राथमिक आंकड़ों को संकलित करेंगे। उसके बाद क्या होगा, तथ्यों का संग्रह करना, तथ्यों का संग्रह किया जाएगा, यानी कि फैक्ट को देखा जाता है, फैक्ट को कलेक्ट किया जाता है, फैक्ट को, जो फैक्ट होता है, जो तथ्य होते हैं उनको संग्रहित किया जाता है। और उसके बाद क्या होता है, देखिए आंकड़ों को संकलित करने के बाद, तथ्यों को संकलित करने के बाद विश्लेषण किया जाता है। आंकड़ों और तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है। क्या किया जाता है, आंकड़ों और तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है। गाइस देखिए, जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है जल्दी से क्लास को लाइक कर लीजिए, और जो पहली बार आए हैं यहां पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो देखिए आंकड़ों और तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है। कब किया जाता है विश्लेषण, जब आंकड़ों को संकलित किया जाता है और तथ्यों को संकलित किया जाता है, उसके बाद विश्लेषण किया जाता है। सामान्यीकरण एवं व्याख्या करना, और उसके बाद क्या किया जाता है, सामान्यीकरण का मतलब होता है कि समीक्षा करना, व्याख्या करना, एक्सप्लेनेशन देना। उसके बाद क्या किया जाता है, विश्लेषण करने के बाद सामान्यीकरण किया जाता है, अर्थात व्याख्या की जाती है, और लास्ट में अंतिम में क्या होता है, शोध प्रतिवेदन तैयार किया जाता है, यानी कि अपनी थीसिस होती है वो तैयार की जाती है, अंत में शोध प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। तो गाइज इतना आपको समझ आ गया है ना।
देखिए समझ में आ गया है? यदि नहीं आया तो मुझे आप मैसेज कर लीजिए। टॉपिक जो टॉपिक आपको समझ नहीं आया, जब कभी हम डाउट सेशन लेकर आएंगे, देखिए डाउट सेशन जरूर लेकर आएंगे, उसमें हम हर डाउट को क्लियर करेंगे। अभी देखिए T20 डाउट सेशन लेकर आ रहे हैं, जिसमें 20 टॉपिक होंगे और 20 टॉपिक पे हम डाउट सेशन लेकर आएंगे। तो देखिए अभी तो इस क्लास को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही देखते हैं। अभी बहुत सारी यूनिट कंप्लीट करना बाकी है। तो गाइज यहां तक समझ आ गया है ना? शोध प्रतिवेदन कब तैयार किया जाता है? अंत में किया जाता है। और देखिए एक्सप्लेनेशन कब दिया जाता है? जब डेटा और फैक्ट का विश्लेषण किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। और उससे पहले क्या किया जाता है? डेटा को कलेक्ट किया जाता है, फैक्ट को कलेक्ट किया जाता है। अब है प्रतिचयन के पद्धति। देखिए प्रतिचयन के पद्धति कौन कौन सी पद्धतियां हैं? 2 पद्धतियां हैं, संभावना न्याय दर्श और क्या है? गैर संभावना न्याय दर्श। देखिए इसको क्या कहा जाता है? गैर संभावना न्याय दर्श, इसको क्या कहा जाता है? रैंडम सैंपलिंग और नॉन रैंडम सैंपलिंग। संभावना न्याय दर्श को रैंडम सैंपलिंग कहा जाता है और गैर संभावना न्याय दर्श को नॉन रैंडम सैंपलिंग कहा जाता है। आपको इसको अच्छे से याद रखना है। यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए सारी क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी क्लास को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, डिटेल में समझिएगा। सबकी सब जितनी भी क्लास अभी तक हुई है सारी इंपॉर्टेंट है गाइस। देखिए और देखिए मैंने पहले भी कहा है कि हर वर्ड से, हर लाइन से क्वेश्चंस बनते हैं, हर पैराग्राफ से क्वेश्चंस बनते हैं। आपको अच्छे से आपको हर टॉपिक को अच्छे से समझना है। अब देखिए हम पढ़ेंगे रैंडम सैंपलिंग यानी कि संभावना न्याय दर्श। तो संभावित प्रतिचयन वह प्रतिचयन है जिसके अंतर्गत सभी इकाई के चुने जाने की समान संभावना होती है। देखिए संभावना न्याय दर्श क्या होता है? संभावना न्याय दर्श वह प्रतिचयन पद्धति है, वह प्रतिचयन है जिसके अंतर्गत क्या होता है? सभी इकाइयों को समान रूप से चुनने की संभावना होती है, समान रूप से चुनने की संभावना होती है। अर्थात इकाइयों का चयन पूर्णता संयोग पर निर्भर होता है। अर्थात क्या होता है? अर्थात इकाइयों का चयन पूर्णता संयोग पर निर्भर होता है। इकाइयों का जैसा वहां पर चयन का संयोग होगा, जैसे वहां पर मतलब स्थिति होगी, उसी के अकॉर्डिंग वहां पर चयन होगा। और यह निर्भर करता है वहां की स्थिति और कंडीशन पर निर्भर करता है। तो संभावना न्याय दर्श क्या है? आपको समझ आ गए है ना? संभावना न्याय दर्श वह होता है जो सभी इकाइयों की चुने जाने की संभावना जहां पर हो, उसी को संभावना न्याय दर्श कहा जाता है। इतना आपको समझ आ गया है ना? यह सब कुछ सिचुएशन और कंडीशन पर निर्भर होता है। अब देखिए टाइप्स ऑफ रैंडम सैंपलिंग, कहने का मतलब यह है कितने प्रकार का संभावना न्याय दर्श कितने प्रकार की होती है। तो देखिए सरल होती है, दैव प्रतिचयन होती है, बहुत ही सरल होती है, दैव प्रतिचयन होती है, स्थिरीकृत होती है, दैव प्रतिचयन यानी कि स्थिरीकृत होती है, व्यवस्थित होती है, बहुचरणीय होती है और गुच्छे प्रतिचयन होती है। गाइस देखिए इनको रट लीजिए, किसी भी तरह से इनको याद कर लीजिए। जो रैंडम सैंपलिंग टाइप्स यानी कि संभावना न्याय दर्श कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए बेसिकली 5 प्रकार के होते हैं। सरल प्रतिचयन, स्थिरीकृत प्रतिचयन, व्यवस्थित प्रतिचयन, बहुचरणीय यानी कि बहुस्तरीय प्रतिचयन और गुच्छ प्रतिचयन। अब देखिए गाइस आपने देखा होगा जो सरल प्रतिचयन होता है कहीं पर भी हम चुन लेते हैं, जहां पर सब कुछ चुनने की संभावना होती है। स्थिरीकृत का मतलब होता है जहां से हम 10 लोगों में से 4 लोगों को चुनते हैं, 10 लोगों में से 4 लोगों को चुनते हैं, यानी कि व्यवस्थित तरीके से चुनते हैं। ठीक है, व्यवस्थित तरीके से सैंपल को चुनते हैं, वहां पर स्थिरीकृत कहा जाएगा। और व्यवस्थित प्रतिचयन का मतलब है कि व्यवस्थित तरीके से चुना जाए और सब कुछ एक समान रूप से चुना जाए। बहुस्तरीय प्रतिचयन का मतलब होता है बहुत सारे, और गुच्छ प्रतिचयन का मतलब होता है जो गुच्छे में रहे, जो गुच्छे में रहे। कहने का मतलब आपने गांव में देखा होगा कि मकान किस तरह से बने रहते हैं, सारे मकान एक साथ बने रहते हैं, इसी को गुच्छ प्रतिचयन कहते हैं। अब देखिए गैर संभावना न्याय दर्श, देखिए गैर संभावना न्याय दर्श यानी कि नॉन रैंडम सैंपलिंग, क्या कहा जाता है इसको? नॉन रैंडम सैंपलिंग कहा जाता है। अब देखिए इसमें क्या क्या होता है? उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन होता है। सबसे पहले जो भी प्रतिचयन किया जाता है उसका अपना एक उद्देश्य होता है। सुविधात्मक प्रतिचयन होता है, यानी कि सुविधा होनी चाहिए,
यदि असुविधा होगी तो प्रतिचयन सही से नहीं होगा गैर संभावना न्यायदर्श में। और कोटा एवं अभ्यांश प्रतिचयन, यहाँ पर क्या होता है, कोटा अभ्यांश प्रतिचयन होता है, स्नोबॉल नमूना विधि यहाँ पर होता है। गाइस देखिए जो ये हैं इनको अच्छे से याद कर लीजिए, रैंडम सैंपलिंग टाइप्स हैं, इनको अच्छे से याद कर लीजिए। और गाइस देखिए नॉन रैंडम सैंपलिंग भी इनको याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं, यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में किसी भी पैटर्न में पूछा जा सकता है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन इनको रट लीजिए। देखिए सारे पॉइंट से क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि गैर संभावना न्यायदर्श में 4 पॉइंट हैं और 5 पॉइंट संभावना न्यायदर्श में है। तो गाइस इनको अच्छे से रट लीजिए, याद कर लीजिए। सो गाइस देखिए स्नोबॉल नमूना विधि हमारा हो गया है कंप्लीट, तो इतना आपको समझ आ गया होगा। देखिए कोटा का मतलब होता है एक क्राइटेरिया के, एक क्राइटेरिया होता है ना कि जैसे 10% कहीं हमने फिक्स कर दिया, 20% कहीं फिक्स कर दिया, तो वो क्या होता है, कोटा निर्धारित कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें कोटा प्रतिचयन होता है और स्नोबॉल प्रतिचयन विधि होता है। सो गाइस आज की क्लास यहीं तक होगी आपकी। देखिए क्लास का पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। यदि आपको कुछ भी पूछना है, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं आप। गाइस देखिए इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिए और क्लास को साथ में लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।